का प्रेडिक्शन ऐसा है कि पिछले 10-15 साल से ज़्यादा धूप इस साल हमें दिखाई देगी और जिसका नतीजा ये होगा कि बहुत सी हमारे अभी धूप के सीजन की जो फसलें हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कीट का और ज़्यादा से ज़्यादा रोगों का प्रकोप आने वाला है। और इसलिए आज थोड़ा-सा मैं एक हटके जो मैंने अभी वरंगल में भी प्रेज़ेंट किया था उस सब्जेक्ट को लेके आगे चलूँगा क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही सभी प्रोडक्ट्स हमारे कवर हुए हैं। लेकिन फिर भी इस धूप के मौसम में जहाँ-जहाँ पे भी सब्जियों की फसल होती है बहुत से यहाँ पे अभी हमारा ये चल रहा है कि छत्तीसगढ़ हो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, आंध्रा है, वरंगल है, जहाँ-जहाँ पे पानी की उपलब्धि होती है, वहाँ-वहाँ पे धूप के समय में भी चावल की खेती की जाती है, धान की खेती की जाती है। तो आने वाले इस सीज़न में अप्रैल मई ये 2 महीने में बहुत बार ऐसा एग्रीकल्चर के इसमें माहौल पैदा होता है कि कुछ सीज़न ही नहीं है। बहुत बार हमें ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह से मौसम बारिश के मौसम में सीज़न रहता है, उस तरह से अभी थोड़ा इतना सेल नहीं हो पा रहा है। तो आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स मेरे हैं, मैं इनको सभी को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी के मौसम के जो फसलें अभी हमारे खेतों में हैं, देखिए हमारे देश में ऐसा कभी नहीं होता है कि सीज़न ही नहीं है या फिर मार्केट ही नहीं है। राउंड द ईयर पूरे साल भर कहीं न कहीं कोई न कोई फसल किसान लगाते ही है। पानी की उपलब्धि है, वहाँ पे नगद पिक लगाया जाता है। सब्जियों की फसल होती है। बहुत बार और जो अ, वार्षिक जो फल के फसल है, उसकी भी तैयारी की जाती है। समझो कि जैसे कि अनार की फसल है, अभी पिछला जो अनार का हंगाम था, मौसम था, वो थोड़ा अच्छा नहीं गया है, लेकिन अनार के रेट बाज़ार में बहुत बढ़ गए। तो बहुत से किसानों ने अभी फरवरी और इस महीने में मार्च में अभी फिर से एक बार अनार के फसल को पानी देके अभी उनका फसल लेने की तैयारी शुरू हो गई है। और इसीलिए कभी भी एग्रीकल्चर में काम करते समय एक बात ध्यान में रखना है कि हमें अगर एक फसल कहीं नहीं है, तो हमारा दूसरा कोई एरिया है क्या, जहाँ पे हम जाके अपना काम कर सकते हैं? नए-नए एरिया में जाने का हमने सोचना चाहिए। अभी मैंने जो कहा है कि अप्रैल और मई के महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा धूप महसूस होगी और ये मेरा नहीं है, ये ग्लोबल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का प्रेडिक्शन है कि ये जो साल है, पिछले 10-15 साल से ज़्यादा प्रखर, ज़्यादा भयावह ऐसी धूप रहने वाली है। और आपने मार्च के महीने में भी कई-कई जगह पे देखा होगा। तो उस मौसम में इस धूप के खिलाफ लड़के अगर किसान को अपनी फसल को बचाना है, तो बहुत अच्छी तरह से उसे उसके फसल में काम करना है। और इसलिए क्या है कि फिर से एक बार मैं बेसिक से थोड़ा आपका ट्रेनिंग ले लूँगा ताकि धन्वंतरि का जो मेजर इंटेंशन है, वो है कि किसी भी हालत में हमें कीटनाशकों का जो इस्तेमाल है, उसके ऊपर कंट्रोल लाना है। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? माय स्क्रीन इज़ विज़िबल टू ऑल? थैंक यू। तो सबसे पहले ये है कि कहीं पे भी हम किसान के पास जाते हैं, तो बहुत बार यही सवाल पूछा जाता है कि बाकी मत बताओ हमें, लेकिन हमारे फसल के ऊपर ये कीट हैं, ये रोग हैं, ये फफूंद है, इसके ऊपर आपके पास कोई कंट्रोल है क्या? अभी जब भी किसान ये पूछता है, तो बहुत बार क्या होता है कि हम सीधा हमारा कोई कीटनाशक या हमारा कोई फफूंदनाशक हम उसको रिकमेंड करने जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखो दोस्तों, किसान हमारे पास बहुत बार तभी आता है, जब हर जगह से घूम के वो पूरी तरह से थक चुका है। 2, 4, 5 अलग-अलग तरह के कीटनाशक छिड़का के वो थक चुका है और उसके बाद फिर वो हमारे पास आ जाता है कि चलो ठीक है, आप अगर इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो ना, तो मुझे ये कीट कंट्रोल करके दिखाओ। दोस्तों, ऑलरेडी अगर 3, 4, 5 अलग-अलग तरह के रासायनिक कीटनाशक छिड़का के
अगर उस किसान को रिजल्ट नहीं आए हैं, तो हमारे तो जो कीटनाशक है वो पूरी तरह से हर्बल है, वो पूरी तरह से बायोलॉजिकल है, वो पूरी तरह से प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक हर्बल बायोलॉजिकल कीटनाशक को रिजल्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगता है। और इसीलिए धन्वंतरि के जरिए हम हर किसान को क्या संदेश पहुंचाते हैं कि देखो, कीट आने के बाद या कोई भी रोग का प्रकोप होने के बाद आप कोई भी चीज करोगे तो उससे रिजल्ट नहीं आने वाले। और इसीलिए हम ऑलवेज उन्हें प्रिवेंशन सिखाते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। और इसका फायदा ना ही खाली किसान को होता है, इसका फायदा खाने वाले ग्राहक को होता है, इसका फायदा एंड कंज्यूमर को होता है, इसका फायदा हमें होता है कि जो हम सुबह से नाश्ते से लेके रात के खाने तक जो चीज खाते हैं। और इसीलिए दोस्तों, जहाँ पे भी आपको, मेरे को भाई बहुत बार जो व्हाट्सएप पे या फोन कॉल आ जाते हैं कि सर ये कीट का प्रकोप बहुत हुआ है और हमें कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी दे दो। दोस्तों देखिए, पहले तो बात यह है कि मैं मेरे हर एक लेक्चर में आपको बताता हूँ कि इस धरती के ऊपर कौन पहले आया है, कीड़े आए हैं या हम आए हैं। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो टिड्डी दल का यहाँ पे मैंने एक फोटो दिखाया है, उस पे लिखा होगा ये 100 मिलियन ईयर्स एगो ये हमारे पहले आए हैं। और हम कब आए हैं? तो आज से लेके 1 मिलियन ईयर्स एगो। तो देखिए, अगर हम 10 लाख साल पहले आए हैं और इससे ज्यादा 10 करोड़ साल पहले अगर कीड़े आए हैं, तो प्रकृति ने, इस निसर्ग ने, इस वातावरण ने उनको जीने का अधिकार ज्यादा दिया है। समझ लो, उनको जीने का अधिकार ज्यादा दिया है। उनमें इम्यूनिटी ठोस ठोस के भरी हुई है। कितना भी प्रकार कीटनाशक का आप इस्तेमाल करो, लेकिन ये बोलेंगे कि चलो 10 में से हम 8 मर जाएंगे, लेकिन जो भी 2 हमारे छोड़ के जाएंगे, वो 2 फिर से आपके यहाँ पे 2000 लेके आएंगे। क्योंकि 3 चीजें हैं। एक तो प्रकृति ने इनको जीने का ज्यादा ताकत दी है, दूसरा प्रकृति ने इनको प्रजनन की ज्यादा क्षमता दी है, ज्यादा क्षमता दी है रिप्रोडक्शन की। और तीसरा जो है, वातावरण कितना भी मोल्ड हो जाए, कितना भी बड़ी धूप हो, कड़क ठंड हो या बहुत बारिश हो, किसी भी प्रकार के वातावरण में रहने के लिए उनको एडजस्ट करने की जो आदत है, ये प्रकृति ने उनको दी है। इसलिए बहुत बार देखो, हमारे जो ये योगा सेंटर के, ईशा योगा सेंटर के जो गुरुदेव जी है, वो भी बहुत बार बोलते हैं कि देखो, अगर कई जंगल में, घना जंगल में अगर बहुत बारिश चल रही है, उसी जंगल में बहुत से पंछी रहते हैं, बहुत से जानवर रहते हैं, उसी जंगल में अगर आदमी जाता है तो जानवर और पंछी तो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इंसान वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के खिलाफ लड़ने की हमारी जो ताकत है, ये हमारे बीच में कम है। क्योंकि हमारी बेसिक नीड्स क्या है? फूड, शेल्टर, अन्न, हमारे क्लॉथ्स जिसको हम कपड़े कहते हैं, और तीसरा है शेल्टर यानी कि निवारा, जिस घर में हम रहते हैं। ये तीनों जो हमें दी गई है, जिसके कारण हम अपने आप को एक बंदिस्त बनाते हैं और हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर्ड रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो लोग बाहर है, जो वातावरण में है सीधा, जिनको रहने के लिए घर नहीं, जिनको वातावरण में ही रहना है, तो उनकी ताकत ज्यादा रहती है। और इसीलिए दोस्तों, ये मैंने विस्तृत में शुरू में क्यों बोला है, क्योंकि कौन सा भी कीटनाशक धन्वंतरि के बास्केट में आएगा, ये थीम लेके आता है, ये प्रयास रहता है इनका कि देखिए, आपको एक काम करना है कि कीटनाशक को आपको कम से कम इस्तेमाल करके प्रकृति में ज्यादा से ज्यादा जो प्रयास किए गए हैं कीटों को कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो खाली कीटनाशक लेके हमें किसान के पास जाना है क्या? तो बिल्कुल नहीं। किसान को हमें कभी-कभी ये भी सिखाना है। ये फोटो मैंने बहुत बार आपको दिखाया है कि धरती कैसी तैयार हो गई, हम कहाँ पे है, कीड़े कहाँ पे है, इसीलिए कीड़ों को जीने का अधिकार ज्यादा क्यों है, ये मैंने बहुत बार दिखाया है। अभी एक सीधी बात है, देखो दोस्तों, कि बारिश के मौसम में हमने एक फसल ली है, उससे बचा कुछ जो भी मिट्टी में जो मॉइस्चर था, उसके हिसाब से हमने दूसरा ये लिया है। अ, सुशील जी, कुछ सवाल है आपका? आपने हैंड रेज किया है। तो बारिश के मौसम में एक फसल ली है और थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर हमने लिया था, उसके ऊपर हमने ठंड के मौसम की फसल ली है। बहुत बार क्या होता है
कि अगर ठंड की मौसम फसल निकलने के बाद अगर तुरंत हम जिस तरह से अगर हमारे खेतों में जुताई करते हैं, तो बहुत बार आपको पता चलेगा। जिनको भी कुछ कहना है वो चैट बॉक्स में जाके कुछ कह सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से अगर जुताई होती है, तो मैंने बहुत बार आपको बोला था कि जितने भी कीटों के कोष है, वो जो कोष है, वो कोष पंछियों द्वारा उठाए जाते हैं। और ये बात हमें किसानों के जहन में उतारना है कि आप ज्यादा से ज्यादा जुताई धूप के मौसम में करो, ताकि आने वाले बारिश के मौसम में आपके फसल के ऊपर कीटों का प्रकोप कम हो। कहते जाते एक बात बता के आ जाओ दोस्तों, बहुत बार हम हमारे प्लांट गार्ड के बारे में बोलेंगे, बहुत बार हम हमारे ट्रेपोरिच के बारे में बोलेंगे, लेकिन कभी कभी इस तरह से अगर आप बात करते हैं तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि यार धनवंतरि की ये बंदे ने मुझे बताया था और ये बात बिल्कुल सही है। पुराने जमाने में कीट कम थे, ताकि हम जुताई अच्छी करते थे, कीटों के जो कोष है वो उठाए जाते थे, और उठाने के बाद हमारे फसल के ऊपर कीटों का प्रकोप कम आ जाता था। तो दोस्तों ये स्लाइड मैंने इसलिए दिखाई है कि एक बात छोड़ के आ जाओ किसान के दिमाग में कि अगर धूप के सीजन में बारिश के फसल पहले फसल की कटाई होने के बाद अगर किसान ने ऐसी ही उसकी खेत छोड़ी है, तो आज ही अगर वो उसकी जुताई करे अच्छी, तो 2 महीने जो मिलेंगे उसके अप्रैल और मई में, तो वो 2 महीने में ये मिट्टी ज्यादा से ज्यादा दब जाएगी। इसके जितने भी कीटकों के कोष है वो उठा के पंछी लेके जाएंगे, या फिर धूप के कारण से वो कीटकों के अंदर के जो कोष के अंदर के जो जीव है उसका वो मर जाएगी। छोटी छोटी चीजें इस तरह से जुताई अगर आप या पडलिंग करते हो आप में राइस में, तो धान के फसल में देखो, छत्तीसगढ़ हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, ये जो 4-5 जो बड़े बड़े राज्य हैं, इनमें अभी धान की फसल के ऊपर ये मिलीबग का बहुत बड़ा अटैक हुआ है, बहुत बड़ा अटैक। और मिलीबग का ये जो अटैक है, जिसके कारण बहुत बार किसान की धान की फसल कम हो जाती है। तो जिस तरह से किसी भी धान की जुताई रोपाई के पहले अगर अच्छी तरह से हम उसको पडलिंग के लिए बोल जाए, बहुत बार किसान क्या करते हैं, बहुत जल्दी में पडलिंग करके लेते हैं, और ठीक से पडलिंग ना होने के कारण इस मिलीबग के जो कितने जितने भी कीट हैं वो मिट्टी में वैसे के वैसे जिंदे रहते हैं। और इसीलिए ये छोटी छोटी जो बातें मैं पहले आपको बताऊंगा, ताकि आगे अपने जो जो प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें काम करना है ये आपको पता चले। जवार के इसमें बहुत हमारे आज के दोस्त बहुत से जवा इस एरिया से भी बैठे हुए हैं, सोलापुर और इस एरिया से जहाँ पे जवार की मुख्य फसल ली जाती है। तो दोस्तों देखो, जवार में हर साल ये जो कीट है इसका प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है। तो उस समय पे हम क्या कर सकते हैं कि देखो, अगर 8 किलो अगर कोई किसान बीज की बुआई कर रहा है, तो खाली उसको हमें ये बोलना है कि 8 किलो से ज्यादा आप 9 किलो या 10 किलो की बुआई करो, ताकि इस कीट का प्रकोप होते हुए भी आपको जवार की जो फसल है वो बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगी। हमें धान की फसल में एक छोटा बदलाव क्या कर सकते हैं, बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि अगर किसी भी कीट का अगर आपको कंट्रोल करना है, तो बहुत ही नजदीक नजदीक अगर हमारी रोपाई होती है, तो कीट का प्रबंधन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए अगर हम 2 रो के बीच में, 2 प्लांट के बीच में अगर अच्छी तरह से प्लांट के डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, तो धान के ऊपर आने वाले ये जो हॉपर्स है, जिसके कारण फिर धान में बहुत बड़े रोग का भी प्रकोप हो जाता है, तो इस हॉपर को कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत आसानी से ये हो जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, इस प्रकार का अगर प्लांटिंग होता है तो 2 रोप लेते हैं, एक बंदा फसल के इस बाजू से, दूसरा बंदा फसल के उस बाजू से लेके उस डोरी को, उस रोप को अगर वो खाली धान के फसल के ऊपर हिलाता है, तो जितने भी कीट, जितने भी हॉपर्स उसके ऊपर चिपके हुए हैं वो गिर के पानी में गिर जाते हैं और फिर वो मर जाते हैं। इतने आसान तरीके से अगर, लेकिन ये मुश्किल कब, आसान कब है, जब किसान 2 प्लांट के बीच का डिस्टेंस बिठाए। अभी अभी धूप के मौसम में ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से करीबन 300 लोग जुड़े हुए हैं। तो अभी धूप की जो आपके पास धान की फसल है, उसमें इस प्रकार के कीटकों का प्रकोप ज्यादा रहता है। और इस प्रकार के कीटकों का प्रकोप को कंट्रोल करने के लिए मैंने पहला तरीका आपको क्या बताया है कि इस तरीके से अगर आपका प्लांटिंग होता है, तो आसानी से आप इस कीट का प्रकोप कर सकते हैं।
कंट्रोल कर प्रबंधन कर सकते हो। फिर भी अगर कीट कंट्रोल नहीं हो रहे तो दूसरी हमारे पास क्या दवाई है? दूसरी जो दवाई है हमारे पास वो है इम्यूनोरिच अल्ट्रा है, क्रॉप गार्ड है या सिल्कोरिच। देखो दोस्तों, सिल्कोरिच का काम करने का तरीका अलग है, क्रॉप गार्ड का काम करने का तरीका अलग है और इम्यूनोरिच का तरीका अलग है। तो हमें हमारा डिसीजन लेना है। अभी देखो कि बहुत छोटी मात्रा में अगर ये राइस के ऊपर, धान के ऊपर जो महुआ आता है, हॉपर्स आते हैं, उसका अगर प्रकोप है, बहुत कम मात्रा में है, तो उस समय पे हम सीधा अपना इम्यूनोरिच अल्ट्रा 1.5 से 2 ml ज्यादा से ज्यादा इतना लेके उसके साथ आरपीएस इकट्ठा करके अच्छी तरह से उसका छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में आया कि इम्यूनोरिच अल्ट्रा का छिड़काव तो किया है, प्लांट थोड़े थोड़े ठीक होने लगे हैं, लेकिन फिर भी पत्तों में पीलापन ज्यादा है और कीटे भी थोड़े बहुत दिखाई दे रहे। तो उसके बाद फिर हमें क्या करना है? अगर इससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, इससे कम रिजल्ट आया है, तो दूसरा जो हमारा छिड़काव होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए सिल्कोरिच का। अभी सिल्कोरिच का काम करने का तरीका अलग है। जैसे ही पत्तों के ऊपर ये सिल्कोरिच छिड़काया जाता है, तब पता चल जाता है कि सिल्कोरिच पत्तों के ऊपर जैसे ही जाता है, तो रस चूसने वाले जितने भी हॉपर्स है, सिल्कोरिच के जैसे ही इसमें चले आ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं, सिलिकॉन के संपर्क में आ जाते हैं, तो वो उसकी जो स्किन है, उसकी जो त्वचा है, ये जो त्वचा है, इसको कट आ जाता है और इसका जो अंदर का जितना भी पानी है, वो ये सिलिकॉन चूस लेता है और ये कीटे मर जाते हैं। दूसरा फायदा क्या है? जैसे ही पत्तों के ऊपर सिलिकॉन छिड़काया जाता है, पत्तों का जो पर्णंध्र रहता है, जिसको हम स्टोमाटा बोलते हैं, स्टोमाटा बंद हो जाता है, खुल जाता है, बंद हो जाता है, खुल जाता है। तो जितना भी सिलिकॉन हमने छिड़काया था, वो सिलिकॉन पत्ते में चला जाता है और पत्ते में चले जाने के बाद सिलिकॉन जो है वो पत्ते को एक अलग तरह का कठिनता देता है, एक स्ट्रांगनेस देता है, जिसके कारण ये स्ट्रांगनेस पत्तों में आने के कारण बहुत बार महुओं का प्रकोप होते हुए भी, हॉपर्स का प्रकोप होते हुए भी, ये एक स्ट्रांग पत्ते होने के कारण उससे रस चूसा नहीं जाता है और फिर हॉपर्स दूसरे खेत देखते हैं जहां पे बहुत मुलायम पत्ते हैं। और इसीलिए हमारा सिल्कोरिच जो है ये इस तरीके से छिड़काना है दोस्तों। तीसरा जो हमारा क्रॉप गार्ड है, इसका भी रिजल्ट ब्राउन प्लांट हॉपर्स हो या रस चूसने वाले कीड़े हैं, तना छेद करने वाला कीट हो, पत्ते को छेद करने वाले कीट है, फलों को छेद करने वाले कीट है, इस सभी प्रकार के कीट के ऊपर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन इसका एक लिमिटेशन क्या है? इसका छिड़काव जब भी आपको करना है, तो वातावरण में जो आर्द्रता है, वो जो आर्द्रता है, वो कम से कम 50% से ऊपर होनी चाहिए। तो वातावरण में 50% से आर्द्रता कब होती है? तो हालांकि शाम के समय में। इसीलिए क्रॉप गार्ड का जब भी आपको ये लेना है, छिड़काव करना है, तो क्रॉप गार्ड के छिड़काव करते समय आपको एक बात जरूर ध्यान में लेना है कि किसी भी प्रकार आप छिड़काव शाम के समय ही करेंगे। खेतों में पानी होना चाहिए ताकि नमी बनी रहती है। और अगर शाम के समय पे आपने क्रॉप गार्ड का छिड़काव किया, तो इसमें दिए गए प्राकृतिक फफूंद, इसमें दिए गए प्राकृतिक जीवाणु जो है वो अच्छी तरह से पत्तों के ऊपर फैल जाएंगे। जैसे ही पत्तों के ऊपर ये फफूंद और जीवाणु फैल जाते हैं, अपने रस चूसने वाले कीड़े हो या अपने तनाछेद करने वाले कीड़े हो या फलों में और इसमें पत्तों में छेद करने वाले कीड़े हैं, ये कीड़े जैसे ही इस संपर्क में आ जाते हैं, जैसे ही इस संपर्क में आ जाते हैं, तो ये फफूंद, ये जीवाणु जो है कीटकों के त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर पहले फैल जाते हैं, क्योंकि कीटकों की स्किन भी नमी, वेट रहती है, उसमें नमी रहती है और जैसे ही उसको नमी मिल जाती है, पूरी तरह से स्किन के ऊपर, वो कीट के स्किन के ऊपर फैल जाते हैं और फिर कीटकों का जो शोषण होता है, जिस तरह से हम अपने नाक से सांस लेते हैं ना, उसी प्रकार कीटकों का जो शोषण रहता है, सांस लेते हैं, वो अपनी त्वचा से लेते हैं। त्वचा के ऊपर फफूंद का प्रकोप होने के कारण, त्वचा के ऊपर जीवाणुओं का प्रकोप होने के कारण फिर ये जो कीट है, ये कीट सांस नहीं ले पाते और मर जाते। तो दोस्तों तीनों भी ये जो कीटनाशक हैं, अलग अलग तरीके से अपना काम करते हैं और इसीलिए बहुत बार मेरे को फोन आते हैं कि सर आपने तो बोला था इम्यूनिटी छिड़काने के बाद रिजल्ट आ जाएंगे। दोस्तों देखो, 5-5, 6-6 कीटनाशक छिड़काने के बाद भी रिजल्ट नहीं आते हैं। आज तक हमें ये समझाने में बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन अभी
गवर्नमेंट का एक्ट ही आ गया है। बहुत बार किसान और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बोलते थे सर दूसरे भी कंपनियों के बहुत से हर्बल कीटनाशक है, लेकिन जैसे ही छिड़काते हैं तुरंत कीट कंट्रोल आ जाती है। दोस्तों अभी जो हालांकि गवर्नमेंट ने जो एक्ट लाया है उसके पीछे का कारण ये है कि बहुत से लोग हर्बल पे नाम पे उसमें केमिकल मिक्स करके बेचते हैं, और ये मैं दावे के साथ। देखो दोस्तों हमारी कंपनी बहुत नैतिकता से काम करती है। हमारी कंपनी शुरू से जिस फाउंडेशन पे खड़ी हुई है वो फाउंडेशन ही इथिकली है। हम नैतिकता से काम करने वाले लोग हैं और इसलिए हमारे किसी भी प्रोडक्ट में हमने केमिकल का इस्तेमाल नहीं होने दिया है, ताकि हमें तुरंत रिजल्ट नहीं मिले तो चलेंगे, थोड़ा बहुत टाइम जाएगा, समझाने में सिखाने में लोगों को टाइम जाएगा, किसानों को बदलने में टाइम जाएगा, लेकिन वहां तक रुकने के लिए हमारा कोशिश है, हमारे बीच में पेशेंस भी है कि हम रुकेंगे लेकिन जो भी चीज मार्केट में देंगे वो अच्छी देंगे। हम रुकेंगे लेकिन जो बदलाव किसान में लाना है वो शाश्वत होना चाहिए, वो सस्टेनेबल होना चाहिए। एक दो दिन का बदलाव नहीं लाना है दोस्तों हमें किसानों में। एक दो दिन का बदलाव लाके तुरंत हमारी दवाई उसने ली इसका मतलब हम बहुत खुश हो गए, ऐसा नहीं है। हमें प्रकृति में बदलाव लाना है। हम इंसान बन के इस प्रकृति में जन्म लिया है और तो फिर हमारा भी एक कर्तव्य है कि इस प्रकृति को बचाने में लिए छोटा 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 हिस्सा अगर इस प्रकृति के हर एक बंदे ने उठा लिया ना, तो ये जो आज हमारे ऊपर जितने भी संकट आ रहे हैं, या फिर कोरोना आ रहा है, या फिर अनेक और बहुत सी बीमारियां आने वाली है, या फिर कड़ी धूप आने वाली है, या कड़ी ठंड आने वाली है, बहुत बारिश होने वाली है, ये जितने भी प्रकृति के हमारे ऊपर जितने भी अटैक हो जाएंगे उसको सहन करने के लिए हमें आप अपने बीच में जिस प्रकार से इम्यूनिटी तैयार करना है उसी प्रकार हमें मिट्टी में भी इम्यूनिटी तैयार करना है, उसी प्रकार हमें फसलों में भी इम्यूनिटी तैयार करना है। और इसलिए दोस्तों देखिए मैंने स्लाइड्स थोड़े अलग ढंग से क्यों प्रेजेंट किए आज आपके सामने, ताकि आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए कि देखो अगर मिर्च की फसल है, मिर्च के फसल के ऊपर हमें रस चूसने वाले कीड़े दिखाई दे रहे हैं तो हम अटैक है तो शुरू में हमने इम्यूनिटी किया, लेकिन उससे पहले हम बहुत बार क्या सिखाते हैं कि देखो उससे पहले अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें सबसे ज्यादा ये किसमें करना है, तो वो है ट्रैप्स में। सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा रस चूसने वाले कीटकों को अगर हमें अटैक करना है, अट्रैक्ट करना है, तो ट्रैपोरिज ये हमारा बहुत ही गुणकारी प्रोडक्ट है, बहुत ही गुणकारी उत्पाद है। बहुत से लोग ट्रैपोरिज अभी शॉर्टेज में चल रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ने के कारण ट्रैपोरिज का जो रॉ मटेरियल है वो मिल नहीं रहा है, शॉर्टेज में चल रहा है, इतना डिमांड इसका बढ़ रहा है पूरे देश में। देखो दोस्तों ये चीज जब लॉन्च की गई थी तब मकसद एक ही था कि हमारे फसलों के ऊपर अगर रस चूसने वाले कीटकों के खिलाफ अगर कीटनाशक कम इस्तेमाल किए जाएंगे तो उसका डायरेक्टली जो परिणाम होगा वो होगा मधुमक्खी को बचाने के लिए, और इसीलिए हम मधुमक्खी बचाने के प्रयास में हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा धन्वंतरी का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या काम कर रहा है, आरपीएस बेचने का नहीं काम कर रहा है दोस्तों, हम ट्रैपोरिज बेचने का नहीं काम कर रहे हैं दोस्तों, इस प्रकृति में जितने भी नए नए संकट आने वाले हैं उसके खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए रस चूसने वाले कीटकों के खिलाफ जैसे ही हमें काम करना है उस प्रकार हमें एक बात ध्यान में रखना है कि हमें एक एक चीज को समझ के देना है। बहुत बार हम जल्दबाजी में किसी भी किसान को अट्रैक्ट करने के लिए हमारी कोशिश रहती है कि वो जल्द से जल्द कंट्रोल में आ जाए। दोस्तों मैंने बोला था आप सभी को कि देखो कीटकों को खिलाफ लड़ने की पौधों में खुद की ताकत रहती है, किसी भी रोग या फफूंद के खिलाफ लड़ने की पौधे की खुद की ताकत रहती है। और इसीलिए जब भी आपको किसी भी कीट किसी भी रोग के खिलाफ अगर किसान को कुछ देना है तो सबसे पहले आरपीएस देना और बाद में जाके हमें बाकी के प्रबंधन का तजवीज करना है। सबसे पहले तो आरपीएस देना है ताकि जड़ें मजबूत हो जाती है तो अपने आप पौधों में एक इम्यूनिटी सी तैयार हो जाती है, और बाद में अगर हम उसको कोई भी चीज देते तो उसके रिजल्ट तुरंत दिखाई देते हैं। और इसीलिए दोस्तों क्या है कि देखिए छोटी छोटी चीजों के खिलाफ मैंने छोटी छोटी बातें बताई थी कि जैसे कि अभी धान की फसल सभी जगह पे चल रही है, पंजाब हो, हरियाणा हो, उड़ीसा हो, नॉर्थ ईस्ट में कोलकाता से लेके या हमारे सभी सेवन सिस्टर्स में हो, अभी धान की जो धूप की फसल है आंध्रा और तेलंगाना है, तमिलनाडु में भी है,
उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रकोप आने वाले दिनों में ये कीट का भी होने वाला है। तो ये पूरे पैकेज को समझ लो और उसके बाद ही आप उसका किसी भी किसान को रेकमेंड करो। ये राइस स्टेम बोरर है। राइस स्टेम बोरर में तना छेद करने वाला कीट, धान की सबसे पूरी तरह से दिमाग हिलाने वाली ये कीट है। इस कीट का जैसे ही प्रकोप हो जाता है दोस्तों, तो ये जो कीट है, ये बहुत तकलीफ देती है किसान को, और किसान की जो भी फसल है, वो फसल बहुत बार पता चल जाता है कि तनाछेद होने के कारण इस बार 10 बोरी आनी चाहिए थी, 4 बोरी ही आ गई दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैंने ये स्लाइड आपके सामने क्यों रखी है। तो तनाछेद करने वाले जितने भी कीट है, ये कीट जो है अपने खुद के जो अंडे हैं, ये इस तरीके से डालते हैं। देखिए, इसमें 100, 200, 300 अंडे हैं, इसमें 100, 200, 300 अंडे हैं। तो हमें किसान को क्या सिखाना है दोस्तों, कि अगर वो खेत में चल सकता है, पानी कम है और वो आसानी से चल सकता है, या कुछ शूज और ये डाल के, बड़े वाले शूज प्लास्टिक के जो आते हैं वो डाल के अगर वो खेत में चल सकता है, तो हमारी कोशिश क्या है कि वो सुबह सुबह एक 10, 15, 20 मिनट या आधा घंटा खेत में चल के उसको अगर इस प्रकार के पत्ते दिखाई देंगे जिसके ऊपर तना छेद करने वाले कीट ने अंडे डाले हैं, इसको खाली आपको काटना है, यहाँ पे तोड़ना है, क्लिपिंग करना है। और ये सभी क्लिपिंग किए हुए जितने भी पत्ते हैं, एक प्लास्टिक के बैग में भर दो और इसको या तो रॉकेल मिश्रित द्रावण जल में डाल दो, या फिर जला के इसको पूरी तरह से इसकी राख करो। बहुत आसान तरीका है। इससे कम से कम 70-80% तना छेद करने वाले कीट का प्रकोप जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। और इसके साथ में फिर उस किसान को बोलो कि ये जैसे ही आपका हो जाता है, दूसरे दिन हमारा इम्यूनोरिच, स्टिकोरिच के साथ इकट्ठा लेके छिड़काओ। या फिर फसल बहुत ही पीली है, तो फिर सिल्कोरिच, हमारे स्टिकोरिच के साथ छिड़काओ। देखो किसान खुश हो जाएगा। कम खर्च में उसका कीट भी कंट्रोल हो जाएगा, वो पूरी जिंदगी आपका कस्टमर बन जाएगा। और इसीलिए छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, जो-जो हम स्लाइड्स में आपको दिखाते हैं, बहुत बार मैं मेरे लेक्चर्स में सभी जगह पे ये छोटी बातें बताता हूँ। आप किसान को बोलने में हिचकिचाइए मत। उसको कॉन्फिडेंस से बोलिए कि देखो ये कीट है, ये कीट ने डाले हुए ये इतने अंडे हैं, इस अंडे से अगर इतनी अगर इल्लियाँ या सुंडी निकलेगी, तो ये कितने तनों को छेद करेगी। और अगर इतने तरों को छेद करेगी, तो देखिए कितना नुकसान हो जाएगा। आसान क्या है, इसको काटना है और इसको जलाना है। बहुत आसान तरीका है। ये किसान को आधा घंटे का, 1 घंटे का काम एक बार आपने दिला दिया, तो उसके ज़िंदगी भर ये काम ध्यान में रहेगा और वो करता जाएगा। और ये ध्यान में रखेगा कि धन्वंतरी का कोई तो बंदा आया था और मुझे एक अच्छी चीज़ सिखा के गया, जिसके कारण मेरी 4 बोरी धान की फसल की उपज बढ़ गई है। और इसीलिए दोस्तों, जो भी दवाइयाँ, जो भी आप ये काम करते हो, मन लगा के, दिल लगा के कीजिए। जो-जो छोटी-छोटी चीज़ों को कंट्रोल करने के तरीके हैं, उसको अपनाओ। जितने भी किसान भाई आज यहाँ पे सुन रहे हैं, इनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर किसान हैं, उनको तो ये बात करनी ही चाहिए। देखो दोस्तों, क्योंकि धन्वंतरी में अभी नया बदलाव क्या आया है, धन्वंतरी हर बार समय के साथ बदलने वाली कंपनी है। 2008 में धन्वंतरी कंपनी शुरू हो गई, इम्यूरिच लेके हम बीमार लोगों के पास पहुँच गए हैं। बाद में सर के ध्यान में आ गया, पटेल सर ने सोच लिया कि खाली दवाई देने से बदलाव नहीं आने वाला है। तो अगर हमें सही में लोगों को सही में हेल्दी लाइफ देना है, तो उसका खान-पान भी बदलना चाहिए। तो फिर खाना, अनाज कहाँ से तैयार होता है? तो मिट्टी। और ये मिट्टी की सेहत बिगड़ गई है, इसलिए धन्वंतरी ने फिर एग्रीकल्चर की ओर मोड़ लिया। धन्वंतरी जो पहली कंपनी है दोस्तों, भारत की नेटवर्क कंपनी, जिन्होंने भारत के 20 से ज्यादा राज्यों में जाके बीजोपचार सिखाया है। धन्वंतरी पहली कंपनी है दोस्तों भारत की, जिसने बहुत से राज्यों में जाके धान की परली हो, गेहूं की परली हो, गन्ने का पत्ते हो, इनको जलाना नहीं है, तो इनको खाद बनाना है और इनको खाद बना के ही मिट्टी की सेहत को सुधारना है। इसलिए धन्वंतरी ये पहली कंपनी, ये छोटी चीज है। दिखाया गया तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये छोटी-छोटी चीजें ही प्रकृति में बदलाव लाएगी। तो धन्वंतरी हर बार बदलाव लाने वाली कंपनी क्यों है? 2008 हेल्थ से शुरू हो गया। धीरे-धीरे शुरू में पता चलने के बाद फिर हम एग्रीकल्चर की तरफ मोड़ लिया। धीरे-धीरे हम ज़हर मुक्त अनाज बनाने की एक पूरी तरह से एक मूवमेंट बन गई। और आज देश के 28 से ज़्यादा राज्यों में हम अच्छी तरह से ये रेसिड्यू फ्री फार्मिंग की मूवमेंट चला रहे हैं। अभी ये तो एक जो हमारा कोशिश थी, वहाँ तक तो हम पहुँच गए। अभी क्या है
कि जिस किसान ने जहर मुक्त अनाज बनाया है, जिस किसान ने जहर मुक्त सब्जी बनाई है या फल उगाए हैं, तो उस किसान ने बनाया गया अनाज, उस किसान ने निकाली हुई उपज, सब्जी, फल, सबसे पहले तो धन्वंतरी के 10 लाख से ज़्यादा लोग जो जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़ के इन लोगों को पहले जहर मुक्त खाना दिलाने का प्रयास अभी शुरू हो रहा है और बाद में फिर बाकी बचे हुए देश के 130 करोड़ से ज़्यादा आबादी को भी धन्वंतरी जहर मुक्त खाना खिला सकती है, इतनी बड़ी ताकत धन्वंतरी की। और ये ताकत किस की वजह से है? तो ये दोस्तों आप लोगों की वजह से। आप लोग फील्ड में जाके छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी बातें जो किसानों को समझा रहे हैं, उसकी वजह से। और इसीलिए छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, छोटी-छोटी चीज़ें ही एक दिन जाके बहुत बड़ा काम करती है। छोटे-छोटे आपके ये जो सुझाव है, ये किसानों को बड़ा बदलाव करेंगे और वो किसान फिर ग्रुप में इकट्ठा आके आपके कस्टमर बन जाएँगे। ये किसान ग्रुप में इकट्ठा होके फिर आपके पास सिल्कोरिच माँगेंगे, इमोरिच माँगे क्योंकि किसान जब भी कोई नई चीज़ देखता है, तो वो बोलता है कि यार मैंने ये किया था और आज उसके अच्छे रिज़ल्ट्स आए और यही रिज़ल्ट्स धीरे-धीरे फैलते जाएँगे और फिर जाके हमें पता चलेगा कि क्या है एग्ज़ैक्टली। हम सोच रहे हैं देखो दोस्तों, कि धन्वंतरी ग्लोबल कृषक उपज कंपनी अभी तैयार हो गई है। आपने हालाँकि फ़ोटो भी देखे होंगे। धन्वंतरी उपज प्रोड्यूसर जितनी भी कंपनी है जो कंपनी है, जिसके तहत हम पूरे देश में अभी धन्वंतरी, डीजीएम, धन्वंतरी ग्लोबल मार्ट, धन्वंतरी किसानों का रेसिड्यू फ्री मार्ट, धन्वंतरी के किसान जिन्होंने हमारा तकनीक समझा है, जिन्होंने हमारे इनपुट्स इस्तेमाल की है, जिन्होंने हमारी जो सुझाव थी वो मान ली है, वो किसान धीरे-धीरे हमारा एक हिस्सा बन जाएँगे और उस किसान की जो उपज है, आने वाले दिनों में हमारे थाली में प्रसिद्ध होगी। और इसीलिए दोस्तों, जो भी चीज़ें धन्वंतरी के डायस से, धन्वंतरी के प्लेटफ़ॉर्म से, धन्वंतरी के यूट्यूब चैनल से, कनेक्ट धन्वंतरी यूट्यूब चैनल में आज 300 से ज़्यादा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज 322 लोग यहाँ पे सुन रहे हैं। देखो दोस्तों, धन्वंतरी कनेक्ट धन्वंतरी ये जो यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल को आप समझ लो। ये यूट्यूब चैनल एक ज्ञान का भंडार है। इस यूट्यूब चैनल को सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करना है और आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं, इनको खाली ये शेयर करके सब्सक्राइब करने को बोलना है। जैसे ही कभी भी वो यूट्यूब अपना खोलेंगे, वो अगर सब्सक्राइब्ड है, तो सबसे पहले उनके यूट्यूब पे पहले स्क्रीन पे हमारा कोई भी वीडियो आ जाएगा, जो वो तुरंत देखेगा और अपना ग्राहक भी बन जाएगा। और इसीलिए जितनी भी सुविधाएँ कंपनी ने यहाँ पे खड़ी करके दी है, उन सभी सुविधाओं का अगर आप ठीक से इस्तेमाल करेंगे, तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। देखो दोस्तों, बहुत बार हम किसान के पास जाते हैं और किसान बोलता है कि मेरे इसमें ये सुंडी आ गई है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो देखो दोस्तों, किसी भी तना छेद करने वाले चने में हो टमाटर की फसल में हो, चिली की फसल में हो, इस तरह से अगर गेंदे की थोड़े बहुत आप कुछ पौधे लगाते हो, तो जो कीट तना छेद करने वाली थी, पत्ते को खाने वाली थी या फल को छेद करने वाली थी, ये कीट मुख्य फसल से ज़्यादा ये गेंदे के फूल पे जाके बैठती है। और फिर आप खाली गेंदे के फूल के ऊपर भी अगर दवाई छिड़काओगे, तो भी पूरी फसल दवाई से बच जाती है और इसी तरह से हम रेसिड्यू फ्री मार्केट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले धान की आपका जो समस्या है क्योंकि आज जितने भी लोग बैठे हुए, सभी लोग धान के बारे में ज़्यादा है। दोस्तों, प्रकृति में जितने भी कीट हैं, उन कीटकों को खाने के लिए दूसरे कीट प्रकृति में ऑलरेडी तैयार है। हालाँकि कुछ गलतियाँ हमसे हो गई और इसीलिए हमारे जो मित्र कीट है, ये कम हो गए। कौन से हैं हमारे मित्र कीट? देखिए, इस प्रकार पे धान के ऊपर इस प्रकार के अलग-अलग तरीके के कीटकों का प्रकोप अलग-अलग तरीके के कीटकों का प्रकोप होता है। और फिर इनको खाने के लिए देखिए, ये हरे रंग के महुआ से लेके हॉपर से लेके तना छेद करने वाले कीट से लेके ये आखिरी जो है ये चूहा, रैट, ये पूरी तरह से धान को खराब करने वाले कीड़े हैं। और प्रकृति ने क्या किया है? प्रकृति में इस सभी कीड़ों को खाने के लिए इन अलग-अलग तरीकों के सभी मित्र कीट दिए हैं। देखिए ये, सभी तरीके के मित्र कीड़े जो इन सभी कीटकों को खाते हैं, देखिए। और ये सभी कीटकों को खाते हैं, कैसे खाते हैं? तो देखिए, ये गए, यहाँ पे आ गए और क्या रह गए अभी? धान के ऊपर जितने भी कीट थे, वो मर गए।
खाली कीट कौन से रह गए, जो मित्र कीट। अभी आप देखोगे तो स्लाइड में खाली जो बचा हुआ है वो है चूहा, और ये चूहा का उठाने के लिए भी प्रकृति ने ये किया है, और ये पंछी उसको उठा के लेके गए। ये स्लाइड मैंने आपको क्यों दिखाई है दोस्तों? अगर हमने इम्यूनोरिच को प्रमोट किया, अगर हमने सिल्कोरिच को प्रमोट किया, अगर हमने क्रॉप गार्ड को प्रमोट किया, तो मैं मानूंगा कि लगभग एक 10-20% रिजल्ट्स कम आएंगे, रासायनिक से कम आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, वातावरण में पंछी बच जाएंगे, वातावरण में ये सब मित्र कीट बच जाएंगे, और जैसे ही पंछी बच जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पंछी बच जाएंगे, तो वो चूहों को उठाने का काम वही करने वाले हैं। हमें चूहों को मारने के लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं है। और इसलिए दोस्तों, किसी भी फसल में जितने भी कीट हैं, इनको इसी साइकिल से आप देख लो, अपने आप को आप समझ जाओगे कि हमारे तीनों भी जो प्रोडक्ट्स है वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये अलग अलग तरीके के हैं, मैं ज्यादा ये ले लूंगा नहीं, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या है क्रॉप गार्ड। क्रॉप गार्ड क्या है दोस्तों? तो क्रॉप गार्ड में अलग अलग तरीके के हमने फफूंद डाले हैं। जो जो फफूंद है और जो जो बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरिया को इकट्ठा करके इनके कंसोर्शियम प्राकृतिक तरीके से उठा के क्रॉप गार्ड को बनाया गया है, और जिसके कारण तना छेद करने वाले कीट, सफेद मक्खी, महुआ, फुलकीड़, या जमीन में आने वाले दीमक और जमीन में आने वाले सफेद कीड़ार को ये क्रॉप करता है। इसलिए दोस्तों, आने वाले दिनों में ये भी दवाई आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद आ जाएगी। बारिश में, ठंड में इसके रिजल्ट बहुत अच्छी तरह से आ जाते हैं, लेकिन धूप में थोड़े से जो लिमिटेशन है, उसका लिमिटेशन से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है ह्यूमिडिटी का, आर्द्रता का। और वो आर्द्रता अगर अच्छी तरह से मिलती है तो अपने आप में हमें ये हो जाता है। कंपोस्ट रिच, देखो अभी गेहूं निकल गया है, बहुत जगह पे धान की फसल ये लगाई है, लेकिन जहाँ बहुत जगह पे गन्ने की भी कटाई शुरू है। अगर जहाँ जहाँ पे भी गन्ने की कटाई शुरू है दोस्तों, तो उस किसान को हमें आरपीएस पहले नहीं बताना है। गन्ने की कटाई हो गई है, उस किसान को हमें हमारा ये भी नहीं बताना है। हमें सीधा उसको क्या बताना है, तो हमें सीधा उसका हमारा शुगर केन कीट बताना है। क्यों? क्योंकि शुगर केन कीट को इस प्राकृतिक तरीके से, सॉरी, इस टेक्निकल वे से बनाया गया है, जिसके कारण गन्ने की पत्ते का जला न जलाते हुए, उसका खाद में रूपांतर करते हुए, गन्ने की फसल में कम से कम 10 से 20% बढ़ोतरी देने की ताकत अपना शुगर केन का कीट रखता है। पर शुगर केन का कीट इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी किसान का अगर उपज जो है वो 400 क्विंटल आ रही है, उसको 450 क्विंटल भी मिल जाती है, तो ये जो 50 क्विंटल है, यानी कि 5 मीट्रिक टन है, ये कम से कम 10 से 12,000 किसान का उपज ये बढ़ाता है। अब आप बोलोगे कि अपना किट ही ऑलरेडी 9,999 में है, अपना डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको 8,500 में दिया जाता है, और उसके खाली 12,000 बढ़ गए। दोस्तों, अगर 3,000 3,500 भी उसकी उपज का किसान का फायदा हो गया है, तो समझो आपने 10 एकड़ पे, 100 एकड़ पे अगर काम किया है, तो आपने 4 लाख रुपए का मुनाफा बढ़ा के दिया है किसानों ने। खाली ये हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। गन्ने की फसल उपज बढ़ गई, इसका मतलब है हमने पानी को बचाया है। गन्ने की उपज बढ़ गई, इसका मतलब है हमने मिट्टी को बचाया है। गन्ने की उपज बढ़ गई, इसका मतलब है जितनी गन्ने की उपज बढ़ेगी, उतना गन्ने के नीचे का एरिया कम हो जाएगा, और जितना गन्ने के नीचे का एरिया कम हो गया, फिर उस एरिया में, बचे हुए एरिया में हमारे किसान लोग जो है भाई, जो है वो दूसरी फसल लगा सकते हैं, वो दूसरी फसल लगा सकते हैं। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि आप गन्ने का जो शुगर केन का कीट है, उसको सही ढंग से समझो, उसमें दी गई हर एक चीज को समझो, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये गन्ने का ये क्यों दिया है। कंपोस्ट रिच, सबसे पहले तो हमें धान की परली हो या फिर गन्ने के पत्ते हो, हमें दोनों जगह पे भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि इस तरीके से अगर हमने जला दिया दोस्तों, तो बहुत तकलीफ होती है। ना केवल किसान का नुकसान होता है, हम प्रकृति का नुकसान करें। ना केवल प्रकृति का नुकसान होता है, हम प्रकृति में ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और इसलिए इन सभी कामों को अगर हमें रोकना है, तो हमें कंपोस्ट रिच का सही इस्तेमाल करना है। कल ही दोस्तों इंडियन ऑयल के साथ मेरी मीटिंग हो गई। ये जो धान की परली है दोस्तों, इसको सीधा बायोगैस में अगर डाला जाता है, तो इसमें से जो मीथेन तैयार हो जाता है, उस मीथेन को
हम गाड़ी में या इस मीथेन को इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के साथ उसके हम बिजली भी बनाने के अभी प्रयास शुरू हो गए। और इसी तरह से पूरे देश में रूपांतर हो रहा है कि ये जो वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सबको कि स्क्रीन के ऊपर कोई भी मेरे ख्याल से कौन है ये, दत्तात्रेय कोई तो है, इनको या तो रिक्वेस्ट कीजिए। हेलो, हेड ऑफिस से कोई है, कुलकर्णी जी? मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जिसने किसी ने भी स्क्रीन पे ये जो किया है, रिक्वेस्ट रहेगी इसको रिमूव किया करो। स्क्रीन के ऊपर जो आपने डिजाइन दिया है उसको रिमूव करो दोस्तों। 300 350 से ज्यादा लोग यहाँ पे देख रहे हैं आपके इस मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? थैंक यू चेड़ा जी, थैंक यू। तो देखिए, इस धान की परली को अगर हम अच्छी तरह से कंपोस्ट रिच के साथ में, अगर हम अच्छी तरह से उसका क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? जो भी ये करेगा, मेरी होस्ट हेड ऑफिस में रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी ये करेगा हमें समझ में आ जाता है ये कौन कर रहा है। तो देखिए, रिक्वेस्ट है, देखो दोस्तों, आपको अगर कुछ सवाल पूछना है तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप चैट बॉक्स में सवाल डाल सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब दे देंगे। 300 350 लोग यहाँ पे पूरे देश से जुड़े हुए हैं, उनका नुकसान मत कीजिए। 1 मिनट भी हमारा खराब हो जाता है तो 350 मिनट हम वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, कंपोस्ट रिच को भी हम अच्छी तरह से, अभी जहां जहां पे गन्ने की कटाई शुरू हो गई है, जहां जहां पे आगे चल के धूप की धान भी निकल आएगी, वहां वहां पे हमें कंपोस्ट रिच को कैसे प्रमोट करना है। कंपोस्ट रिच को हम दूसरे और एक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, बहुत बार अप्रैल और मई के महीने में बहुत से किसान साल भर जो इकट्ठा किया हुआ गोबर है वो अपने खेतों में फैलाते हैं। दोस्तों, ये जो खेतों में फैलाते हैं उसको अगर सही ढंग से अगर हम कंपोस्ट रिच के साथ में खाद बना के फैलाएंगे तो किसान का बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। और इसीलिए आज ही आप आज ही आप एक काम कीजिए कि जितने भी किसान लास्ट ईयर आपने धान के फसल में आरपीएस दिया था या फिर बिजोरिज दिया था या फिर बैक्टोरिज दिया था, उनका लिस्ट बनाइए। उनको एक फोन कीजिए कि सर आपके यहाँ पे कैटल रिज दिया था आपने, तो उन सबको आप फोन कीजिए और उनको बोलिए कि सर आपके यहाँ पे मैंने गाय देखे थे 4, आपने गोबर इकट्ठा किया है क्या? अगर गोबर एक जगह पे इकट्ठा करते हो तो वहां पे बहुत बार कीटे के अंडे भी रहते हैं, वहां पे बहुत बार धान जो खरपतवार है उसके बीज भी तैयार हो जाते हैं, वहां पे बहुत बार हानिकारक फफूंद भी हो जाती है। तो क्या करना है आपको दोस्तों? आपको उनको फोन करके एक बात बोलना है कि जैसे ही सर आपको धान गोबर को खेत में फैलाना है तो उससे पहले 15 दिन आप हमारा कंपोस्ट रिच पानी के साथ में मिक्स करके उसमें डाल दीजिए, ताकि 15 दिन में कंपोस्ट रिच के जितने भी जीवाणु है उस गोबर को अच्छी तरह के का खाद बनाएंगे। और ये खाद जैसे ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है दोस्तों, क्या फायदा हो जाएगा? एक तो किसान का रासायनिक खाद के ऊपर का खर्चा कम हो जाएगा। दूसरा, जो कीट के अंडे खेतों में जाने वाले थे वो मर गए तो कीटों का प्रकोप कम हो गया। तीसरा, जो फफूंद बढ़ने वाली थी किसान के खेत में वो कम हो गई। और चौथा, खरपतवार, सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज है वो खरपतवार जो गोबर के जरिए हमारे खेत में जाती है, वो भी कम हो गई। तो दोस्तों, कंपोस्ट रिच को जिनको भी काम करना है अपनी डायरी उठाओ, जहां जहां पे कैटल रिच दिया था, जहां जहां पे आप उनके खेत में जाने के बाद आपने आपको जानवर दिखाई दे गए थे,
या भैंस हो या गाय हो या बैल हो, तो उनको फोन करो ध्यान से कि सर मैं आपके खेत पे आया था, मैंने 3-4 गाय आपके यहाँ पे देखी थी, तो आपका गोबर पड़ा होगा, जितना भी गोबर आपको खेत में डालना है उससे पहले अगर हमारा 200-250 रुपए का अगर आप कंपोस्ट लिस्ट डालते हो, तो आपको 10-20 हजार रुपए का बाजार में मिलने वाला खाद आप 250 रुपए में बना पाएंगे। और यही खाद आपके खेती में 4 प्रॉब्लम कम करेंगे। कीटकों का प्रकोप कम होगा, फफूंद कम आ जाएंगे, खाद बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा, और चौथा खरपतवार कम हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इस तरीके से इसको भी रिकमेंड करें। अभी बीजो रिच, बीजो रिच में शरद पोफले जी आप स्क्रीन के ऊपर कुछ लिख रहे हैं। देखिए जैसे आप स्क्रीन के ऊपर लिखेंगे मेरे को नाम के साथ पता चल जाता है। आपको कुछ लिखना है तो चैट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सर। देखिए सर, हमें एक बात ध्यान में रखना है, बीजो रिच को काम करने का समय जून है, लेकिन बीच बीच में आने वाले दिनों में कंपनी के जरिए भी आपको अच्छी तरीके से एक काम दिया जाएगा, क्योंकि अभी 2 महीने आपके पास थोड़ा थोड़ा कम सीजन है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कम सीजन है, लेकिन थोड़ा सा अगर कम है, आपको जितना भी समय मिल जाता है उस समय में आपको क्या क्या काम करना है। पिछले साल आपने राइस के धान के किन किन फसलों को क्या क्या दिया था, पूरे साल की एक लिस्ट बनाओ, कौन सी फसल थी, क्या दवाई गिरी थी, उसका नाम, मोबाइल नंबर और ये ले लो। फिर क्या काम करना है, अपना ग्रुप है, एक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा आपने देखा होगा हम व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, आपका खुद का एक ग्रुप बनाओ, एक अच्छी तरीके से बीजोपचार के ऊपर एक मैसेज बनाओ आपके खुद के लैंग्वेज में। वो मैसेज अगर आपको सर्टिफाई करके लेना है तो धनवंतरी के एग्रीकल्चर का जो टोल फ्री नंबर दिया है उसके ऊपर भेजो। एक बीजोपचार का अच्छी तरह से ये बनाओ कि बीजोपचार फसल उपज की पहली सीढ़ी है, जिसको कभी भूलना नहीं है। धान को आपको धान की बुआई करना है तो उससे पहले बीजो रिच का इस्तेमाल करो। 2 लाइन का मैसेज है, व्हाट्सएप पे डाल दो, एक बार 500 लोग देखेंगे और उनके दिमाग में अप्रैल मई से ही बैठ जाएगा कि मेरे को धान की बुआई करने से पहले बीजो रिच इस्तेमाल करना है। तो वो 15 मई को ही आपको बीजो रिच चाहिए, 1 मई को ही आपको मैसेज डाल के बीजो रिच चाहिए ये बोले। फिर उसी ग्रुप में आपको मई के पहले हफ्ते में क्या डालना है कि आने वाले दिनों में हमारे एरिया में धान के बीज की बुआई होने वाली है। तो दोस्तों धान की बुआई से पहले, बीज के बुआई से पहले आपको बीजोरीज का इस्तेमाल करना है, जिसका बुकिंग अब शुरू हो गया है। जिसको भी चाहिए वो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना नाम और नंबर भेजे, ताकि हम कंपनी से ज्यादा माल बुला के रखेंगे, ताकि फिर शॉर्टेज नहीं आना चाहिए। तो एडवांस बुकिंग लेना शुरू कर दो, फिर पता चलेगा कि यार ये बुकिंग पे मिल रहा है, तो अगर नहीं मिला है मुझे तो फिर कम गिर जाएगा, इसलिए वो बुकिंग कर देता है, हमारे पास लिस्ट आ जाते हैं। उस हिसाब से फिर हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फ्रेंचाइजी के पास ऑर्डर डाल के रखेंगे। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि बीजो रिच एक समय में 8 दिन के अंदर आपके एरिया में 10,000 के ऊपर, 10,000 एकड़ से ऊपर के क्षेत्र में बुआई हो जाती है। कितना टाइम है दोस्तों, खाली 8 दिन का टाइम है। और 8 दिन में अगर सभी किसान उनकी बुआई करते हैं तो 8 दिन में इतने सारे लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाने में आपको कितनी तकलीफ होगी। तो इसके लिए आपकी तैयारी कम से कम 1 महीना पहले चाहिए, 1.5 महीना पहले चाहिए। दीपांशु कुमार, ओके। तो देखिए ये जो तैयारी है ये आप अप्रैल से शुरू करो। जहां जहां पे भी अभी पानी नहीं है, धूप के समय में फसल नहीं है, उन लोगों के लिए अभी काम क्या है, अभी काम आपको जून की तैयारी करना है। और अप्रैल में ही आपको कंपनी में बुकिंग देना है कि मुझे आने वाले जून में इतना इतना चाहिए बीजोरीज, ताकि बीजोरीज प्रोडक्शन करके मई में हम ज्यादा से ज्यादा जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो दोस्तों बीजोरीज धान की फसल हो, जवार बाजरे की फसल हो, इस फसल में हमारा जो है वो काला रंग का जो टाइटल हेडलाइन दिया है, नेम दिया है, वो बीजोरीज चलता है। और सोयाबीन सबसे ज्यादा लेने वाली फसल हमारे एरिया में, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, यूपी हो, बहुत से जगह पे अभी सोयाबीन की फसल बढ़ रही है। सोयाबीन में देखो दोस्तों बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। तो सोयाबीन में बहुत से प्रॉब्लम के ऊपर अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले सोयाबीन के किसान को आप बीजोपचार की तरफ खींच लो। और इसके लिए बीजोरिच 250 ml बीजोरिच हमारा 25 किलो बीज के लिए, 100 ml का बीजोरिच हमारा 10 किलो के अंदर जितने भी बीज है आपके उसके लिए। 250 ml बीजोरिच, 100 ml 150 ml आरपीएस इकट्ठा ले लो, अच्छी तरह से 25 किलो बीज के ऊपर स्प्रेड करो और फिर बुआई के लिए चले जाओ।
आपको जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा मिलेगा, आपको जो जितना भी अंकुरन हुआ है वो एक समान दिखाई देगा, और फिर फसल का एक अलग नजरिया दिखाई देगा। इसलिए बीजो रिच हो, कंपोस्ट रिच हो, इन प्रोडक्ट को आप अलग नजरिया से देखिए। ये समय की मांग है, ये किसान को सुधारने का प्रयास है, और किसान को सही में हमें सुधारना है, किसान की हमें आर्थिक परिस्थिति को सुधारना है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है, आप उसको निग्लेक्ट मत कीजिए। ये दोनों भी बीजो रिच के जो सेगमेंट है मैंने आपको दिखाए हैं, ये बीजो रिच का पूरी तरह से प्रूवन हुआ प्रोडक्ट है, और बीजो रिच और आरपीएस इकट्ठा लेके आप इस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, रस चूसने वाले कीटकों का प्रकोप बहुत होता है। मैंने ये स्लाइड आपके लिए क्यों दिखाई है यहाँ पे, कि अभी जितने भी वेल वर्गीय फसल हो, जिसमें करेला है, दोड़का है, लौकी है, या फिर मिर्च की फसल हो, टमाटर की फसल हो, इन सभी फसलों में दोस्तों क्या होता है, सभी फसलों में रस चूसने वाले कीटकों का प्रकोप इस मौसम में ज्यादा होता है। तो जहां जहां पे भी मिर्च की फसल की रोपाई करनी है दोस्तों, जैसे ही नर्सरी से पौधे आपके पास आ जाते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर आपको इम्यूनरिच अल्ट्रा आधा ml, आरपीएस आधा ml का एक छिड़काव करना है। देखो दोस्तों, दोनों भी रिकमेंडेशन मैंने आधा आधा ml से किए हैं, क्योंकि ये छोटे पौधे हैं। 2.5 ml 1.5 ml से हमें नहीं लेना है, ये छोटे पौधे हैं। जैसे ही ये छोटे पौधे, हमें नर्सरी के ट्रे के ऊपर ही क्यों छिड़काव करना है, क्योंकि नर्सरी के ट्रे के ऊपर आप अगर छिड़काव करोगे तो छिड़काव के लिए पानी लगेगा 5 लीटर। लेकिन वही छिड़काव अगर आप रोपाई की बात करोगे तो छिड़काव के लिए पानी लगेगा 50 लीटर, दवाई भी उतनी ज्यादा लगेगी। तो किसान का वहां पे हमें खर्चा बचाना है, प्रिवेंशन सिखाना है किसान को। तो जैसे ही आपकी रोपाई हो जाती है, रोपाई से पहले आपको एक काम करना है कि रस चूसने वाले कीटकों का प्रकोप होता है, तो सबसे पहले नर्सरी से आपके पास पौधे आ गए, तो उनके ऊपर पहले इम्यूनरिच का और आरपीएस का छिड़काव करो, बाद में रोपाई करो। रोपाई से पहले अगर ट्रे में आप बैक्टोरिच और आरपीएस पूरी तरह से पानी में मिला के दे सकते हो ट्रे में ही, तो दे दो। अगर नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि बहुत बार बहुत गीला होने के कारण फिर जैसे ही आप पौधा उठाते हो ट्रे से उठाते हो, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या होता है, कि वो पूरी तरह से जो उसका कोकोपीट लगा होता है वो निकल जाता है, और वो निकलना नहीं चाहिए, वो वैसे की वैसे रोपाई के समय जाना चाहिए। इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि ट्रे में डालने की बजाय, बहुत गीला करने के बजाय, रोपाई के बाद तुरंत ड्रिप इरिगेशन हो तो उससे आप बैक्टोरिच आरपीएस दे दीजिए। अगर ड्रिप इरिगेशन नहीं है तो उसका टंकी में पानी बना के ऊपर बाहर का नोजल निकाल के हर एक पौधे को ड्रेंचिंग दीजिए। तीसरा काम, रोपाई के तुरंत बाद अपना ट्रैपोरिच लगना चाहिए, कौन सी भी फसल हो, सब्जी की कौन सी भी फसल हो, रोपाई के बाद तुरंत अपना ट्रैपोरिच लगना ही चाहिए, ताकि फिर रस चूसने वाले कीटकों का प्रकोप हो। उसके बाद सब्जियों की फसल में दूसरा प्रकोप क्या होता है, तो ज्यादा से ज्यादा जो बीमारियां है, ये जड़ों में सड़न होने के कारण या जड़ों में कीटकों का प्रकोप होने के कारण होते हैं। क्या है, देखिए अभी ये चिली की फसल मैंने आपको दिखाई है, क्या है इसमें, इसमें नीचे फफूंद का प्रकोप हुआ है, नीचे बैक्टीरिया का भी प्रकोप हुआ है, और नीचे निमेटोड का भी प्रकोप हुआ है। तो बहुत बार इन तीनों प्रकोपों का हमारे पास एक ही इलाज है, और वो है सॉइल गार्ड, आरपीएस सॉइल गार्ड। आरपीएस सॉइल गार्ड 2.5 ml, 200 लीटर पानी में 500 ml, और अपना आरपीएस 500 ml, हमें तुरंत 8 दिन के बाद, बैक्टोरिच के बाद 3 4 5 दिन होने के बाद तुरंत ये देना ही देना है, ताकि हमें पता नहीं है हमने लगाए हुए मिट्टी में फफूंद है कि नहीं, हमें पता नहीं है बैक्टीरिया है कि नहीं, हमें पता नहीं है निमेटोड है कि नहीं, लेकिन वो है ये मान के ही हमें कंट्रोल करना है, ताकि अटैक होने के बाद फिर खर्चा बढ़ जाता है। और इसीलिए जैसे ही अपनी रोपाई हो जाती है, ट्रैपोरिच हमने लगा दिए, 3 4 दिन में बैक्टोरिच और आरपीएच छोड़ा है, और फिर अभी 8 10 दिन हो गए, तुरंत हमें सॉइल गार्ड और आरपीएस का छिड़काव ड्रेंचिंग से देना है, ड्रिप इरिगेशन से। ये महुआ का कंट्रोल के लिए इसमें पीले रंग के ट्रैप्स हैं, और थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए नीले रंग के हैं। बहुत बार पोली माइट्स बोलते हैं हम इसको, रेड माइट, येलो माइट का प्रकोप बहुत बार हमारे सब्जियों के फसल के ऊपर ज्यादा रहता है। अभी देखिए सतारा एरिया से आज यहाँ पे लोग सुन रहे हैं, सतारा एरिया में अभी टमाटर की रोपाई शुरू हो जाएगी, छत्तीसगढ़ एरिया में भी बहुत जगह पे सब्जी की फसल अभी शुरू हो जाएगी, रोपाई शुरू हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, धूप के सीजन में
क्या होता है, धूप के सीजन में ये जो माइट्स है ये बहुत जल्दी अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर देते हैं और इसलिए इनका अटैक बहुत बार हो जाता है और इसके लिए हमें एक्यारिसाइड ही लगता है, यानी कि कोलिनाशक ही लगता है। फिर हमारा कोई भी दवाई इसके ऊपर ज्यादा असर नहीं करती है। लेकिन फिर अगर सल्फर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में अलाउड है, बहुत ही ज्यादा प्रकोप है रेड माइट का या येलो माइट का, तो फिर आप 2 ग्राम सल्फर के साथ में अपना 5 ग्राम अगर सिल्को रिच मिक्स करके अगर इसका आप इस्तेमाल करते हो तो फिर आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। आप इम्यूनो रिच के साथ सल्फर अगर किसान यूज करना चाहता है तो सल्फर और अपना इम्यूनो रिच दीजिए, आपको पता चलेगा बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और इसीलिए इम्यूनो रिच या सिल्को रिच आप इस किट के प्रबंधन के लिए अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद बहुत से फसल के ऊपर पत्ते खाने वाले कीट या तने में छेद करने वाले कीट या फल को सीधा छेद करने वाले कीट, अभी टमाटर में या चिली में ये कीट जो है आपको बहुत दिखाई देगी। दोस्तों इसके कंट्रोल के लिए भी अपने पास 3 प्रोडक्ट है। सबसे पहला तो मैं ये कहूंगा कि बाजार में फनेल ट्रैप मिल जाते हैं, फेरोमोन ट्रैप्स मिल जाते हैं, जिसमें मादा पतंग का बास लगाया होता है जिसके तरफ नर पतंग आकर्षित हो जाते हैं और उसमें ट्रैप हो जाते हैं। आने वाले दिनों में अभी धन्वंतरी भी ये ट्रैप आपको देने वाली है। तो ये जो ट्रैप है इसको आप लगा सकते हो, ये पहला कंट्रोल है। ताकि जब भी मैंने आपको बोला है, मेरे हर एक लेक्चर में मैं बताता हूँ कि नर पतंग और मादा पतंग का जैसे ही मिलन हो जाता है तभी जाके कीट के अंडे आ जाते हैं। तो मादा पतंग नर को आकर्षित करने के लिए अपने शरीर से एक स्मेल बाहर छोड़ती है, एक बास छोड़ती है। उस स्मेल से नर को पता चल जाता है कि यहाँ पे मादा है और फिर वो आकर्षित हो जाता है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, प्रकृति में जो बास मादा पतंग छोड़ती है उसको लैब में बनाया जाता है और उसकी एक टैबलेट बनाई जाती है, जिस टैबलेट को आप उस ट्रैप में अगर लगा देते हो तो उस टैबलेट से वो बास बाहर आ जाता है और जितने भी आपके फसल में नर पतंग है उनको लगता है कि यहाँ पे मादा बैठी और फिर वो वहां पे जाते हैं और उसको घूमते 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 चक्कर आ जाता है और वो ट्रैप में अटक जाता है। अगर आपके फसल के सभी नर पतंग ही अटक गए तो नर मादा पतंग का मिलन नहीं होगा और अंडे जो है वो कम डाले जाएंगे और अंडे कम है तो कीट कम है, कीट कम है तो कम से कम दवाई में किसान की फसल निकल जाएगी और फिर इसमें हमारा इम्यूनरिच अल्ट्रा भी 100% रिजल्ट दिखाएगा, हमारा सिल्कोरिच भी 100% रिजल्ट, हमारा क्रॉप गार्ड भी 100% रिजल्ट दिखाएगा। तो दोस्तों अभी अगर इस प्रकार की सुंडी आपको कहीं पे दिखाई देती है तो सबसे पहले आपको सिल्कोरिच सबसे पहले इम्यूनोरिच का इस्तेमाल करना है स्टिकोरिच के साथ में। इसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो फिर सिल्कोरिच का इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मकई के फसल में जो कीट आई थी या इसमें जो कीट आई है इन सभी में दिखाई देता है और फिर क्रॉप गार्ड, ये तीनों भी फसल तीनों भी प्रोडक्ट का आप इन प्रकार के कीटकों के अटकाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये मिर्च का फल है, ये बड़े वाला पेपर का, इसके कंट्रोल के लिए हम इन तीनों भी प्रकार के अच्छी तरीके से ये कर सकते हैं। बहुत बार शुरू में अभी अप्रैल में या मई में जहां जहां पे भी कपास की फसल अर्ली ली जाती है, मई में बहुत बार बहुत जगह पे सोइंग हो जाती है और उस फिर कपास के फसल में मई महीने में मई के महीने में इस प्रकार के कीटों का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों मेरी विनती रहेगी कि इस प्रकार के कीट जो है रस चूसने वाले ये आपके कपास के फसल में या कौन से भी फसल में आपको ज्यादा ही दिखाई देते हैं तो अपना इम्यूनोरिच सिल्कोरिच ये इस्तेमाल करो। जिस दिन भी आपने पानी दिया है उसके दूसरे दिन अगर शाम के समय पे अपना क्रॉप गार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो तो इन सभी कीटकों का बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। इस प्रकार के वे कीड़े होते हैं, इनके ऊपर भी अपना तीनों प्रोडक्ट सिल्कोरिच हो, इम्यूनोरिच हो या अपना क्रॉप गार्ड हो ये इस्तेमाल किया जाता है। ये थ्रिप्स है, इसके ऊपर ये बहुत तकलीफ देने वाली कीट है, लेकिन इनके कंट्रोल के लिए इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, इनके साथ साथ हमारे पास है ट्रैपोरिच और ट्रैपोरिच को लगाना बहुत जरूरी है। ये है सफेद मक्खी, बहुत प्रकोप हो जाता है तो ट्रैपोरिच पहले लगाओ और फिर जाके आप इम्यूनोरिच या क्रॉप गार्ड का इस्तेमाल करो। ये है मिलीबग, इसके लिए हमारे पास क्रॉप गार्ड भी है, इम्यूनोरिच भी है और सिल्कोरिच का भी इस्तेमाल। देखिए दोस्तों ये कपास के फसल में क्रॉप गार्ड के किस तरीके से इस्तेमाल करने से रिजल्ट्स आ गए हैं। ओके, तो समय भी बहुत हुआ है। मेरी विनती ये रहेंगे गुप्ता सर, सवाल जवाब लेना है। राजेश सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
हेलो, ओके। तो दोस्तों फिर से मैं आप सबको एक बार ये कहूंगा कि फसल के बारे में कृषि मंथन अभी हमारा तीनों भी लैंग्वेज है, और रमन्ना सर ने वहां पे तेलुगु में भी उसको ये किया है। तो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और अभी तेलुगु में भी है। आने वाले दिनों में अभी कन्नड़ा में भी ये आने वाला है, मलयालम में, क्या सॉरी, तमिल में भी ये आने वाला है, और हिंदी में तो ऑलरेडी है। तो आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, देखिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग पहले धन्वंतरी के कृषि मंथन को ठीक से पढ़िए, सभी प्रोडक्ट्स को समझिए, सभी प्रोडक्ट्स के मोड ऑफ एक्शन को समझिए, और तब जाके आप किसानों के बीच में कोई भी चीज बताइए। ट्रेनिंग जब भी चलता है, जब भी हमारा ये बहुत टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया है कि आप घर में बैठ के आप सीख रहे हैं, घर में बैठ के सीख रहे हैं। इतना आसान तरीका दुनिया में कौन सा भी नहीं है कि घर में बैठ के इतना आपको ज्ञान मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये सभी जो धन्वंतरी ने जितने जितने डोर्स आपके लिए ओपन किए हैं, हर एक डोर का आप इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले क्या है, तो यूट्यूब पे कनेक्ट धन्वंतरी को सब्सक्राइब कीजिए। कनेक्ट धन्वंतरी को सब्सक्राइब कर पे जितने भी आपके धन्वंतरी के वीडियो, उनको ध्यान से देखिए। दूसरा, धन्वंतरी के जरिए, हेड ऑफिस के जरिए आज जितनी भी जूम मीटिंग लगाई जाती है, उनको आप ध्यान से पार्टिसिपेट होकर ध्यान से सुनिए, नोट्स निकालिए, और फिर जाके अपना अपना खुद का एक शेड्यूल बनाइए और अपने किसानों को दीजिए। तीसरा जो है, जितना भी लिटरेचर बनाया गया है, वो लिटरेचर अपने पास रखिए, ताकि दोस्तों बहुत बार आप जो चीज बता के आए हो किसानों को, वो उनके ध्यान से निकल जाता है। तो फिर धन्वंतरी का कृषि मंथन का अभी बड़े बुक की कॉस्ट 40 या 50 रुपए है, और छोटा बुक तो 10-20 रुपए में मिल जाता है। तो जो किसान आपको 10,000 रुपए का बिजनेस देना वाला है, उस किसान को 10-20 रुपए का जो एक बुक है दे के आ जाइए, ताकि जैसे ही वो उस बुक को पढ़ेगा, आपको तुरंत फोन करेगा कि सर ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और ये प्रोडक्ट लगेगा मेरे पास, मेरे को चाहिए। देखिए, ये एक बुक आप उसके पास छोड़ के आने के बाद, कभी कभी आप ना सोचते हुए भी वो अचानक से फोन करेगा और आपका 5,000 10,000 रुपए का माल ले लेगा। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, इनको आप, तो सबसे पहले यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरा जूम मीटिंग का अटेंड कीजिए, और तीसरा जितना भी लिटरेचर धन्वंतरी द्वारा दिया गया है, उसका आप ज्यादा से ज्यादा किसानों के बीच में इस्तेमाल कीजिए, किसानों के बीच में दीजिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ आपको धंधा बिजनेस करना है, तो आपको भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा, और ये खर्चा जो है बहुत छोटा खर्चा है। 10-20 रुपए का किसान किसी 5-10 एकड़ वाले हमारा कृषि मंथन 5-10 एकड़ वाले किसान को दे के आएंगे बुक, मैं दावे के साथ कहूंगा कि एक भी किसान ये बुक फेंकेगा नहीं। जिस तरीके से ये बुक बनाया गया है, जिस तरीके से उसमें फोटोग्राफ्स डाले हुए, जिस तरीके से हमारे डॉक्टर पटेल सर ने इसके ऊपर ये किया है, प्रस्तावना दिया है कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद रेसिड्यू फ्री फार्मिंग का है, हमारा मकसद जहर मुक्त खेती का है, और जहर मुक्त खेती से तैयार हुआ हुआ अनाज, सब्जी, फल को हमारे देश के हर एक इंसान को खिलाना है। तो दोस्तों, धन्वंतरी के द्वारा अभी धन्वंतरी ग्लोबल मार्ट शुरू हो गया है। धन्वंतरी ग्लोबल मार्ट के जितने भी जो कुछ उत्पाद है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स है, चावल है, इसके बाद केरला से स्पाइसेस लाए गए हैं, हिमाचल प्रदेश से ड्राई फ्रूट्स लाए गए हैं, अचार है। तो अलग अलग जितने भी चीजें अभी आपके नजदीक के धन्वंतरी ग्लोबल मार्ट में जहां पे भी उपलब्ध होगी, मैं दो बातें दावे के साथ कहता हूँ। एक, तो ये सभी चीजें मार्केट रेट में है दोस्तों, मार्केट रेट में होते हुए ये सभी चीजें जहर मुक्त है दोस्तों। और तीसरी बात है कि इन चीजों के साथ साथ शशि सर ने आप सभी का ख्याल रखते हुए थोड़ा बहुत का आपके लिए कुछ ना कुछ भी रखे। तो देखिए, एक तो मार्केट रेट में आपको देना, सबसे अच्छी चीज देना, जहर मुक्त चीज देना, और फिर उसके ऊपर आपको बीवी भी देना। ये तीनों चीजों को काम करते करते कंपनी का पसीना निकल रहा है, लेकिन कंपनी का मकसद अच्छा होने के कारण कंपनी ये सोच रही है कि आज जाके 1,000, 5,000, 10,000 लोगों के पास पहुंचाने समय शायद हमें तकलीफ हो जाएंगी, लेकिन जिस दिन हम 10 लाख 50 लाख लोगों के पास पहुंचेंगे, तो सबसे पहले जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के घरों में ये माल जाएगा। तो हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया ये बताने के लिए हम लायक हो जाएंगे। हम बिजनेस के लिए हेल्दी इंडिया बता रहे हैं, और घर में तो हम जहर खा रहे हैं। तो सबसे पहले हम हमारे घरों में जहर मुक्त खाना शुरू करेंगे। जो खाना देने का काम, जो चीजें देने का काम अभी धन्वंतरी ग्लोबल के जरिए अभी शुरू हो गया है दोस्तों।
आने वाले दिनों में अभी कोरोना का प्रकोप कैसे रहता है, शायद नेक्स्ट महीने में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। उस प्रोग्राम में जितने भी लोग आ जाएंगे वो देखेंगे अपने आंखों से। लेकिन महाराष्ट्र में आने वाले गुड़ी पाड़वा के दिन 13 अप्रैल के दिन महाराष्ट्र में कम से कम 5 से 6 जगहों पे ये स्टॉल शुरू हो रहा है। फिर भी ये स्टॉल में देने वाले प्रोडक्ट का बुकिंग भी शुरू हो गया है। तो दोस्तों अपने लीडर को फोन करके, अपने लोगों को फोन करके, अपने अपलाइन को फोन करके पहले ये प्रोडक्ट घर में खुद खा के देखो। ये दाल है, मार्केट में मिलने वाली दाल और हमारे दाल में दोस्तों बहुत फर्क है। ये बादाम है, मार्केट में मिलने वाला बादाम और ये बादाम में बहुत फर्क है दोस्तों। ये मैं बताने से आपको पता चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। ये जब आप खाओगे तब पता चलेगा। तो मेरी विनती है, कम से कम एक बार आपके खुद के खाने के लिए तो मंगाओ, फिर पता चलेगा अच्छा है या नहीं है, और फिर सोच लो आगे लेने का है। जो भी चीज दी गई है धन्वंतरी द्वारा वो क्वालिटी होने के कारण हमें तो कॉन्फिडेंस है धन्वंतरी ग्लोबल का अपना ये जो मार्ट है ये दुनिया में राज करेगा। और इसलिए इसका नाम ही ग्लोबल रखा है दोस्तों, नाम ही ग्लोबल रखा है। तो इस पूरे इस प्रयास में डॉक्टर पाटिल सर का सपना था कि जो चीज हम उगाएंगे वो अच्छी चीज हम ग्राहक के पास भेजेंगे। तो पाटिल सर, शशि सर और खलाटे मामा के जरिए, खलाटे सर के जरिए ये बहुत अच्छा मूवमेंट शुरू हो गया है। इसमें आप सभी अपने दिल से जुड़ जाइए। इस विनती के साथ मैं आज का ये जो मेरा निवेदन था ये यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय धन्वंतरी, हैव अ गुड